जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का चक्रव्यूह चैनल में हार्दिक स्वागत है। और दीपावली की खुशियाँ, सुख शांति, स्वस्थ रहें आप सभी, परिवार सहित आनंद से रहें। आज इस चैनल में अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, उसको केंद्रित करके इस एपिसोड को आपके सामने रखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का वैश्विक व्यवस्था पर आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ता है। आज पूरा का पूरा एपिसोड इसी पर रहेगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट भी देते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली देश माना जाता है और पूरी दुनिया में उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव ऐसे है जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बारे में, खास तौर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा जाता था कि उसका सूर्यास्त नहीं होता है। आज वही स्थिति अमेरिका की है। सातों द्वीपों, सातों महासागरों में किसी न किसी रूप में अमेरिका विद्यमान है। और जब उसमें नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही हो तो निश्चित रूप से यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो अमेरिकी नेतृत्व में परिवर्तन होगा, इसका खास तौर से ग्लोबल साउथ में, मिडिल ईस्ट के देशों में, एशियाई देशों में क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस पर अभी से चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। कई एक्सपर्ट्स हैं, ये मानते हैं कि ग्लोबल साउथ को लेकर के अमेरिका की जो नीतियां हैं उसमें कुछ खास बदलाव के संकेत नहीं मिलते हैं, बल्कि आने वाले समय में अमेरिकी प्रशासन के पास वाशिंगटन की पिछली गलतियों को सुधारने और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ को स्वायत्तता की ओर ले जाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के अवसर जरूर मिलेंगे। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर कुछ न कुछ असर पड़ने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। खास तौर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जो विदेश नीति है वो बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ट्रम्प की जो नीति है वो काफी कुछ स्पष्ट है। पहले भी वो राष्ट्रपति रहे हैं, उनका काम करने की एक अलग कार्यशैली रही है और लोगों को उम्मीद है कि अगर ट्रम्प साहब जीत करके आते हैं तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा और संभवतः अमेरिका ये जो वैश्विक द्वंद्व है, ये दुनिया में जो संघर्ष के क्षेत्र हैं, चाहे यूक्रेन की बात हो या इजराइल ईरान की बात हो, इससे अमेरिका पीछे हट सकता है और अधिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपना सकता है। फिलहाल किसी बहुत बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं मिलते हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चाहे कोई भी सरकार अमेरिका में निर्वाचित हो, उनके देशों के साथ अमेरिकी जुड़ाव में कोई बड़ा उम्मीद नहीं करना चाहिए, बड़े बदलाव की उम्मीद लोगों को नहीं करना चाहिए। अमेरिका का जो चीन के प्रति दृष्टिकोण है, रशिया के प्रति दृष्टिकोण है, उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। और यूएस पश्चिम बनाम पूर्व की जो लोकतंत्र बनाम तानाशाही का एक जो स्वरूप दिखाई देता रहा है अमेरिका के माध्यम से, वो अपने प्रयासों में उसे जरूर केंद्रित रखेगा, क्योंकि अमेरिका की एक बेसिक पॉलिसी रही है, एक नीति रही है राष्ट्रों के प्रति, तो हमेशा वो अपने हितों को तवज्जो देता रहा है। उसका यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक और गहरी वैश्विक असमानताओं और अन्याय पर भी आधारित बताया जाता है, जो एक प्रकार से पश्चिमी शक्तियों और दूसरी ओर जो बहुसंख्यक
दुनिया का समाज है, उसके बीच दरार पैदा करने की कोशिश ये पॉलिसी करती रही है। अब देखना यह है कि ग्लोबल साउथ पर इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसका आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, इतिहास में झांक करके देखा जाए, तो ग्लोबल नॉर्थ ने हमेशा ही ग्लोबल साउथ के प्रयासों को आक्रामक तरीके से दबाया है और इनका उद्देश्य अधिक संतुलित और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाना था। लेकिन ग्लोबल साउथ के कई देशों के उनके अपने मुद्दों पर ये जो सो कॉल्ड जो सुपर पावर्स हैं या वेस्टर्न कंट्री के देश हैं, इन लोगों ने उनके लिए कोई समर्थन नहीं तैयार नहीं किया, ना कोई प्रयास किया, कोई ठोस उपाय भी नहीं किए गए। और ट्रम्प के राष्ट्रपति या बाइडेन के बीच जो अंतर है, बाइडेन की जो पॉलिसी है या ट्रम्प की पॉलिसी पहले भी लोगों ने देखा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं रहेगा। इस संदर्भ में खासतौर से अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो पॉलिटिकली ये नेता अपने देश के प्रति ही झुकाव रखते हैं और लोग वैश्विक शासन पर, अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर भी है, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात हो या जो भी हो। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे दुनिया में एक नया विचार शुरू हुआ है, एक नया द्वंद्व भी शुरू हुआ है कि किस प्रकार से नई साझेदारी अमेरिका पर या यूरोपियन कंट्री पर डिपेंड होने के बजाय नई साझेदारी और बहुबल की विकल्पीय बहुपक्षीय विकल्प को या ऐसे जो मंच है जो बहुपक्षीय विकल्प के लिए स्थान देते हैं, क्यों न ऐसे मंचों को तलाशा जाए और इन मंचों के माध्यम से अपने हितों को आगे बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विकास का मामला हो या वित्त पोषण का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, इन सब मामलों में तमाम देश चिंतित रहते हैं वेस्टर्न पॉलिसी से और ब्रिक्स की ओर, एससीओ की ओर भी उनका झुकाव बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे जो एशियाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और उनमें उनको उम्मीदें दिख रही है। और शायद इसलिए भी अभी ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ था तो बहुत सारे देशों की ओर से मेंबरशिप लेने के आवेदन दिए गए थे। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट पर भी अमेरिका की पकड़ पहले से ज्यादा कमजोर हुई है, खासतौर से बाइडेन के आने के बाद। अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी विदेश नीति बदलनी होगी, अन्यथा वो ग्लोबल साउथ को भी खो देगा। अमेरिकी प्रभुत्व की निरंतरता लंबे समय से इजराइल के लिए बिना किसी आलोचना के खुले समर्थन पर टिकी हुई है। इजराइल और ऑयल रिसोर्सेस को डिफेंड करने के जो पारंपरिक रूप से अमेरिका का प्रयास रहा है, अमेरिकी नेताओं ने मिडिल ईस्ट में सरकारों को सक्रिय रूप से समर्थन भी दिया है, जरूरत पड़ने पर उनका विरोध भी किया है, उन्हें हथियार भी दिए हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी लिया है और साथ ही साथ अपने हितों के अनुकूल अमेरिकी प्रभुत्व को, आधिपत्य को लागू करने का भी प्रयास किया है। और इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों के लिए भी मुनाफा सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ लगातार इस रीजन में, एशियाई रीजन में, मिडिल ईस्ट में युद्ध को भी बढ़ावा दिया है। यूक्रेन का संकट हो या अन्य प्रकार के संकट हो, सीधे सीधे दुनिया अमेरिका को इसके लिए जिम्मेवार मानती है। लगातार अमेरिकी प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय भावनाओं और आंदोलनों को भी दबाने में मदद की है। कई देशों में जो तख्ता पलट हुए हैं उसमें किसी न किसी सरकार के साथ खड़े होने की कोशिश की, और जब वह अमेरिकी हितों के रास्ते में आते हैं, जब वो सरकारें, जब वो देश इनके रास्ते में आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों और वैश्विक संगठनों पर दबाव बना करके
इन पर एक प्रकार से अपना प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है। इस संदर्भ में देखा जाए तो यह समझना बहुत आसान है कि राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन का जो मानवाधिकारों के बारे में नैतिकतावादी बयानबाजी है, इतनी सहजता से कोई भी सत्तावादी अरब सरकारों को खुश नहीं कर पाएगी। केवल बयानबाजी है। उन्हें हथियार बेचने की जो तकनीकी है, उसके लिए तनाव पैदा करने, युद्ध पर तक ले जाने की जो उनकी एक सोच है, एक नीति है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप प्रशासन में होता रहा है और मध्य पूर्व में शांति का आह्वान करने की एक जो छलावा की नीति रही है, गाजा पर इजराइल के भयानक युद्ध को सक्रिय रूप से सक्षम करने, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन करने वाली जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, उसके वित्त पोषण से उसे वंचित करने से लेकर के ट्रंप प्रशासन ने जो काम किया था, वैसा ही बाइडेन सरकार भी करती रही है। बल्कि बाइडेन सरकार काफी लूज सरकार मानी जाती रही है। उसने इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मामलों पर भी हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को भी धमकी दी गई थी, जैसा कि ट्रंप प्रशासन करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका अब पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब की दुनिया में कई देशों द्वारा स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा तक माना जाने लगा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, जो बयानबाजी है, बाइडेन और कमला हैरिस का जो अमेरिका वापस आ गया है का जो नारा है, ये मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ में इतना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाएगा। उनके अपने देश में उनके मतदाताओं के बीच, वोटरों के बीच क्या प्रभाव डालेगा, ये तो वहां के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन अमेरिका के बाहर के देशों में इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अब यहां पर यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि अमेरिकी चुनाव परिणाम का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रमुख वैश्विक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अफ्रीका की दशकों पुरानी मांग रही है। हाल के वर्षों में ये मांग और तेज पकड़ी है। पिछले साल अफ्रीका संघ को G20 का अस्थायी मेंबर बना दिया गया, उसको अस्थायी मेंबर में शामिल किया गया और साउथ अफ्रीका इस साल के अंत में इस मंच की अध्यक्षता का भार भी ग्रहण करने वाला है। अफ्रीकी देशों ने अपने समूह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का पावर मांगा है और वीटो के साथ साथ कम से कम 2 अस्थायी सीटें भी मांगा है। बड़ा कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका। वो कह रहा हमें वीटो चाहिए और 2 परमानेंट मेंबर चाहिए और 5 टेम्परेरी मेंबर का भी दावा कर रहा है। 5 हमें अस्थायी सीटें भी सिक्योरिटी काउंसिल में चाहिए। बढ़ते कर्ज के बोझ और तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन के खतरे भी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में रुकी हुई जो प्रगति है, इसके लिए भी साउथ अफ्रीका उन बड़े राष्ट्रों की ओर देखता है जो इन देश को चलाने को, संचालित करने को, आगे बढ़ाने को अपना एक जिम्मेवारी या अपने को एक ठेकेदार समझते हैं। वैश्विक वित्तीय ढांचे को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के प्रस्ताव पर साउथ अफ्रीका हमेशा दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब तक कुछ खास साउथ अफ्रीका को हासिल नहीं हुआ है। किसी भी महाशक्ति का, किसी भी विकसित देश का साउथ अफ्रीका के देशों में कोई रुचि किसी प्रकार की नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहां उनके कोई हित नहीं दिखाई देते, कोई संसाधन कोई इस प्रकार का नहीं है जिसका दोहन करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए, जिससे उनका भला हो सके, ऐसा कुछ वहां दिखाई नहीं देता। इसलिए वहां उनको कोई इंटरेस्ट नहीं समझ में आता। इसका विश्लेषण करें तो ये समझ में आता है कि यूनाइटेड नेशन और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सुधार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए बाइडेन की प्रतिज्ञा सफल नहीं हो पाई है। बाइडेन सरकार
सफल नहीं हो पाई है। अब अगला जो राष्ट्रपति होगा, अब पता नहीं उसी दल का होगा या फिर ट्रंप साहब होंगे। उसके लिए इस प्रयास को आगे बढ़ाने का एक मौका जरूर रहेगा। साथ में 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो संभावित अग्रणी उम्मीदवार हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं और उन दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपब्लिकन के दृष्टिकोण अलग हैं, डेमोक्रेट के दृष्टिकोण अलग हैं। ये वाशिंगटन में अमेरिकी भू राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को उपयोग के संदर्भ में किस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं, कौन सा दृष्टिकोण इसमें अप्लाई होता है और युद्ध तथा शांति की दिशा में खासतौर से इनकी क्या प्राथमिकताएं होती हैं, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ पर इसके क्या प्रभाव और कैसा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा, ये सब चुनाव के बाद चुनी जाने वाली पार्टी और उसकी नेता की नीतियों और कार्यक्रमों पर निर्भर होगा। आज इस एपिसोड में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दीपावली की पुनः बहुत बहुत बधाइयां। नमस्कार, जय हिंद।